हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास नाइन्थ का साइंस का दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हम लोगों ने द्रव्य के बारे में पढ़ा कि द्रव्य यानी पदार्थ क्या होता है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि द्रव्य का वर्गीकरण कैसे किया गया। द्रव्य यानी पदार्थ यानी मैटर का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है। एक होता है शुद्ध पदार्थ जिसको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ जिसको बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। शुद्ध पदार्थ में क्या होता है, ये इसमें एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं। शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ है जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के कण होंगे। वह कण अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो शुद्ध पदार्थ क्या होगा, जिसमें एक ही प्रकार के कण पाए जाएंगे, एक ही प्रकार के पदार्थ पाए जाएंगे, इसमें कोई दूसरा कण नहीं मिलेगा, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे। अशुद्ध पदार्थ क्या होगा, जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के कण मिलेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, अशुद्ध पदार्थ कहलाएगा। उसे हम लोग मिश्रण भी कहते हैं। अभी आगे इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। शुद्ध पदार्थ को फिर से बांटा गया तत्व और यौगिक में, फिर तत्व को बांट दिया गया धातु, अधातु और उपधातु में। और इधर मिश्रण को दो भागों में बांट दिया गया, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये हो गया तत्वों का वर्गीकरण। अब एक एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों शुद्ध पदार्थ क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है, ऐसा पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के कण हों, दूसरे प्रकार का कोई कण न दिखे, सिर्फ एक ही प्रकार के कण, यानी सभी कण एक समान हो। वह कण चाहे परमाणु हो या फिर अणु हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी क्या होंगे, एक समान होने चाहिए, चाहे सभी परमाणु एक जैसे हों या फिर अगर अणु है तो सभी अणु एक जैसे हों। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों, परमाणु या अणु से बने होते हैं। इनमें उपस्थित सभी कण समान प्रकृति के होते हैं। इसमें जितने भी कण होंगे सभी समान प्रकृति के होंगे। देखिए, आम बोलचाल की भाषा में क्या होता है, शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है जिसे हम खा पी सकें, जिसे हम क्या सकते हैं, खा पी सकते हैं, वो शुद्ध होता है। कहते हैं शुद्ध इसलिए हम खा सकते हैं, जैसे शरबत को हम पी सकते हैं, शुद्ध पदार्थ मानते हैं उसे। लेकिन विज्ञान की भाषा में शरबत शुद्ध पदार्थ नहीं है, वो अशुद्ध पदार्थ है, मिश्रण है, क्योंकि उसमें एक से अधिक पदार्थ मिले हुए हैं। तो शुद्ध पदार्थ क्या होगा, जो अकेले एक ही प्रकार के कण जिसके अंदर हो, एक ही प्रकार के परमाणु हो, एक ही प्रकार के अणु हो, वो हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे। जैसे नमक ले लिया, नमक हो गया, चीनी हो गया, पानी हो गया, तो ये हम शुद्ध पदार्थ रहेगा, क्योंकि इसमें नमक देखेंगे तो सिर्फ नमक के कण रहेंगे, चीनी में सिर्फ चीनी के कण रहेंगे, पानी देखेंगे तो सिर्फ पानी के कण रहेंगे। तो ये सब अलग अलग शुद्ध हैं। लेकिन अगर एक ही में मिला दिया गया तीनों को, तो तीनों क्या हो जाएंगे, अशुद्ध पदार्थ हो जाएंगे फिर। तो शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या है, जिसमें एक ही प्रकार के कण, परमाणु या अणु हों, उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। इसमें उपस्थित सभी कण की प्रकृति क्या होती है, एक समान होती है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों शुद्ध पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा गया। तो शुद्ध पदार्थ कितने वर्गों में बांटा गया, दो, एक तत्व और दूसरा यौगिक। अभी पीछे हमने वर्गीकरण देखा था। तो शुद्ध पदार्थ को दो वर्गों में बांट दिया गया, तत्व और यौगिक। तो अब हम बच्चों बात करेंगे तत्व क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है। तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। तो तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। तत्व में क्या होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। देखिए, आपने पीछे क्लासेस में कक्षा 7-8 में पढ़ा हुआ है कि जो परमाणु क्या होता है, पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। तो जो तत्व होता है उसके अंदर एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, एक से अधिक प्रकार के परमाणु उसके अंदर नहीं होंगे। क्या होगा, सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होगा। जैसे अगर हमने सोडियम ले लिया तो सोडियम तत्व है, क्योंकि सोडियम के अंदर सिर्फ सोडियम के परमाणु होंगे। ठीक है, अगर ऑक्सीजन ले लिया तो भी तत्व है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन के परमाणु हैं। नाइट्रोजन ले लिया तो नाइट्रोजन भी तत्व है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ नाइट्रोजन के परमाणु हैं। जैसे पानी ले लिया तो पानी को तत्व नहीं कह सकते, क्योंकि पानी के अंदर, पानी का शुद्ध हम लोग क्या लिखते हैं, H2O होता है। इसके अंदर हाइड्रोजन के भी परमाणु हैं, ऑक्सीजन के भी परमाणु हैं, दो अलग अलग तरह के परमाणु हो गए। तो हम पानी को तत्व नहीं बोल सकते, पानी हमारा तत्व नहीं है। तो तत्व क्या होगा, जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होंगे, सिर्फ एक से अधिक प्रकार के परमाणु नहीं होने चाहिए इन्हें। और देखो, तत्व को क्या करते हैं हम लोग, तत्व को सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। तत्व को क्या कर सकते हैं, सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद सबसे सरल है, सबसे छोटा है। वो तत्व से छोटा, तत्व को फिर और छोटे पदार्थों में बांटना असंभव हो जाएगा। तो तत्व क्या कर सकते हैं हम, कि तत्व जो है वो प्रकृति के मूल पदार्थ माने जाते हैं। मूल पदार्थ का इन सेंस क्या है, मूल पदार्थ का सेंस क्या है, कि मूल पदार्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि तत्वों से ही सभी द्रव्यों की रचना हुई है। जितने भी द्रव्य या पदार्थ हम देख रहे हैं सभी ही तत्वों से मिलकर के बने हुए हैं।
ठीक है, तो तत्व को हम क्या कहते हैं? मूल पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल पदार्थ कहते हैं, क्योंकि तत्व से ही सभी द्रव्यों की, सभी पदार्थों की रचना होती है। अब तक कुल 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। कितने तत्व ज्ञात हो चुके हैं? 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं, जिनमें से 27 तत्व जो है वो मानव निर्मित है। 27 क्या है? मानव निर्मित है। बाकी प्राकृतिक है, प्रकृति में मिलते हैं, लेकिन 27 तत्वों का निर्माण मनुष्य ने किया, जिसे हम मानव निर्मित तत्व कहते हैं। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त हम लोग और पॉइंट देख सकते हैं, जैसे हीरा और ग्रेफाइट, ये कार्बन के अपर रूप कहलाते हैं, एलोट्रोप्स कहलाते हैं। हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों कार्बन के क्या हैं? अपर रूप हैं। ये भी तत्व कहलाते हैं। ये भी क्या हैं? तत्व हैं, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ कार्बन के परमाणु होंगे। क्या होंगे? सिर्फ कार्बन के परमाणु होंगे। ये कार्बन के ही अपर रूप हैं, इनके अंदर कार्बन के ही परमाणु होंगे, कोई दूसरा परमाणु नहीं होता, इसलिए ये भी, इनको भी हम तत्व की कैटेगरी में ही रखेंगे। तो तत्व समझ में आ गया, शुद्ध पदार्थ समझ में आ गया। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? जो एक ही प्रकार के कणों से बना होगा, चाहे कण परमाणु हो चाहे अणु हो, एक ही प्रकार से बने होंगे, एक ही प्रकार के कणों से बने होंगे, उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे। तत्व क्या होंगे? तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। देखिए यहाँ पे अणु नहीं कहा जा रहा है, तत्व में अणु नहीं कहा जा रहा, एक ही प्रकार के परमाणु कहा जा रहा है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने जितने भी पदार्थ हैं उन सबको हम क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। तत्व भी एक शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि शुद्ध पदार्थ का ही वर्गीकरण हुआ है, तो तत्व भी शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है। एक परमाणुओं से बना होता है और इसे हम सरल पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तत्व को मूल पदार्थ कहते हैं, क्योंकि इनसे सभी द्रव्यों की रचना हुई है। कुल 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें से 27 मानव निर्मित हैं। हीरा और ग्रेफाइट भी कार्बन के अपर रूप होते हैं, ये भी तत्व की वर्गीकरण में ही आते हैं, तत्व के ही कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी सिर्फ एक ही परमाणु होता है, कार्बन का परमाणु होता है, और इसके अतिरिक्त किसी दूसरे तत्व का परमाणु नहीं पाया जाता है। चलिए अब देखते हैं आगे बच्चों, तत्वों का वर्गीकरण, यानी तत्वों को अब बांटा जाएगा। तो तत्वों को 3 तरह से वर्गीकृत करते हैं: धातु, अधातु और उपधातु। तत्व को 3 वर्गों में बांटा गया: धातु, अधातु और उपधातु। पहले बात करें धातु क्या है, मेटल्स क्या है। धातु क्या है, मेटल्स क्या है। तो धातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। क्या करते हैं? धातु ऐसे तत्व होते हैं जो अभिक्रिया करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं जब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए इन्हें धन विद्युतीय तत्व भी कहा जाता है। धन विद्युतीय तत्व भी कहा जाता है। जैसे धातु, अगर उदाहरण की बात करें कि कौन कौन सी धातुएं हैं, तो बहुत सारी धातुएं हैं। जैसे मान लें सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, ईटीसी। ऐसे बहुत सारी धातुएं हैं। धातुएं क्या करती हैं? ये धनायन का निर्माण करती हैं इलेक्ट्रॉन त्याग करके। जैसे अगर सोडियम के लिए देखा जाए तो Na होता है सोडियम, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम धनायन बना लेता है, Na+ बना लेता है। कितने इलेक्ट्रॉन निकालता है? 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है। ऐसे पोटेशियम में 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मैग्नीशियम को अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है और Mg++ बना लेता है। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। ऐसे एल्यूमिनियम धातु होता है, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Al++ बना लेता है। कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसे आयरन होता है Fe, आयरन 2 तरह के धनायन बनाता है, एक तो Fe++ बनाता है 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके, और इसके पास एक और प्रकृति होती है, ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके Fe++ भी बना सकता है। ठीक है, तो इस तरह से विभिन्न उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। दो चार आप याद रखेंगे कि धातुएं क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती हैं, इसलिए इन्हें धन विद्युतीय कहा जाता है। ठीक है, अब धातुओं के और गुणों के बारे में चर्चा करें और गुण समझें हम। तो देखिए चार्ट में आप लोग पढ़ के आए हैं, ये चीज़ें कोई नई चीज़ नहीं है कि धातुओं के गुण में क्या होता है। सबसे पहले बात करें कि धातुएं प्रायः ठोस होती हैं। सामान्यतः अगर क्या होती हैं तो ये ठोस होती हैं, सामान्यतया ठोस होती हैं। धातुएं जो क्या होती हैं? सामान्यतया ठोस होती हैं। अब कुछ धातुएं होती हैं जो ठोस नहीं भी होती हैं, जैसे कि हमारा मरकरी है, पारा, ये द्रव रूप में पाया जाता है, एक अपवाद है। तो मरकरी को छोड़कर क्यों? क्योंकि मरकरी द्रव रूप में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो मरकरी को छोड़ दें तो बाकी सभी धातुएं सामान्यतः क्या होती हैं? ठोस होती हैं। दूसरा गुण क्या रखेंगे? धातुओं के पास एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसे हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। तो धातुओं में क्या होता है? एक विशेष चमक होती है। तो इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं, धातुओं में एक विशेष
चमक होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं, धात्विक चमक। ठीक है, ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, धातुएं अगर देखी जाएं तो ज़्यादातर ठोस रूप में पाई जाती है। ठोस होती है, कठोर होती हैं। तो धातुएं क्या होती हैं, मुख्यतया कठोर होती हैं। धातुएं देखी जाए तो मुख्यतः क्या होती हैं, कठोर होती हैं। अब मरकरी को छोड़ दें क्योंकि मरकरी द्रव रूप में पाया जाता है। और भी कुछ धातुएं होती हैं मुलायम, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये मुलायम होती हैं। ठीक है, तो कुछ धातुएं मुलायम भी होती हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे। दो चार होती हैं जो मुलायम होती हैं, अन्यथा अगर बाकी को देखें तो अधिकांशतः धातुएं जो होंगी वो कठोर होती हैं बहुत। चलिए, चौथा, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। अब तन्यता का गुण क्या होता है, तन्यता का गुण का मतलब होता है कि धातुओं को पतला करके खींच करके तार जैसा बनाया जा सकता है। धातुओं से तार बनाने का जो गुण होता है उसे हम तन्यता का गुण कहते हैं। तन्यता का गुण पाया जाता है। और क्या पॉइंट लिख सकते हैं, धातुएं देखें आघात वर्धनीय होती हैं। आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। अब आघात वर्धनीयता क्या होता है, आघात वर्धनीयता का मतलब है कि धातु को जब हम पीटते हैं तो टूटता नहीं, चपटा हो जाता है, इसी को बोलते हैं आघात वर्धनीयता। तो धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण होता है। इनके पास एक विशेष प्रकार की धात्विक चमक होती है। इनके अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, छठा पॉइंट में लिख सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं अगर मुख्यतः देखी जाएं तो विद्युत की और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। धातुएं मुख्यतः ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। चलिए, अब बात करते हैं अधातु, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो अधातु क्या होंगे, वे तत्व होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया करते समय, अभिक्रियाओं के दौरान इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण रखते हैं। क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें हम अधातु कहते हैं। तो धातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इन्हें ऋण विद्युतीय तत्व भी कहा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं। अब देखिए, अधातुएं क्या होती हैं, मुख्यतः जो गैस रूप में पाई जाती हैं, जो गैस हैं वे गैसें अधातु होती हैं। गैस क्या होती है, अधातु होती हैं। कुछ ठोस भी अधातु होते हैं और कुछ द्रव भी अधातु होते हैं। जैसे ठोस के रूप में अगर बात करें, उदाहरण की बात करें अगर हम लोग, तो उदाहरण में सल्फर, सल्फर जिसका संकेत S होता है, ये ठोस रूप में पाया जाता है, ये क्या अधातु है। ठीक है, ब्रोमीन जिसका संकेत Br होता है, ये द्रव रूप में पाया जाता है, यह भी अधातु है। और विभिन्न गैसें, कोई भी ले लो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, सभी क्या हैं, ऑक्सीजन गैस के रूप में पाया जाता है। ये सभी अधातु हैं। अब अधातु क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड आयन बनाता है, Cl- बनाता है। ऐसे फ्लोरीन F- बनाएगा, आयोडीन I- बनाएगा, ब्रोमीन Br- बनाता है। ऐसी ऑक्सीजन को अगर देखें तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऑक्साइड आयन बनाता है, O-। सल्फर को देखें तो सल्फर भी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके S- बनाता है, सल्फाइड आयन बनाता है। तो क्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन। तो अधातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। अगर अधातुओं के गुण की बात करें तो जैसे धातु का गुण था, इनमें उसका उल्टा गुण होता है। अधातुएं देखें, अधातुएं मुख्यतः ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाई जाती हैं। मतलब अधिकांश तो गैस ही हैं, एक आध दो ठोस और द्रव के रूप में पाई जाती हैं। जैसे सल्फर ठोस रूप में है, ब्रोमीन द्रव रूप में है, अधिकांशतः गैस रूप में ही पाई जाती हैं। तो अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाई जाती हैं। तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस।
तीनों रूपों में पाई जाती हैं। धातु में धात्विक चमक था, जबकि अधातुओं के अंदर कोई विशेष चमक नहीं होती है। तो क्या लिख सकते हैं, इनमें कोई विशेष चमक नहीं होती है, लेकिन ग्रेफाइट और हीरे को छोड़ करके, क्योंकि इनमें चमक होता है। ग्रेफाइट व हीरे को छोड़कर। ग्रेफाइट और हीरा कार्बन के अपर रूप हैं जो कि अधातु हैं और इनके अंदर चमक होती है। और बाकी समानता देखें तो धातु जो अधातुएं होती हैं वो चमकहीन होती हैं, इनके अंदर कोई चमक नहीं होता है, लेकिन ग्रेफाइट और हीरे के अंदर चमक होता है, ये अपवाद के रूप में है। तीसरा, अधातुएं अगर देखी जाएं तो मुलायम होती हैं, नरम होती हैं। धातु मुख्यतः कठोर होते हैं और अधातुएं क्या होती हैं, नरम होती हैं, नरम या मुलायम। लेकिन हीरा एक अधातु है और सबसे कठोर होता है, तो इस चीज़ को नोट कर लेंगे, हीरे को छोड़कर। ठीक है, तो हीरा एक अधातु होते हुए भी बहुत कठोर होता है। चौथा, अधातुओं के अंदर न तो तन्यता का गुण होता है, न तो आघात वर्धनीयता का होता है। ये भंगुर होती हैं, जैसे इसको पीटेंगे तो चपटा नहीं होंगे, टूट जाएंगे, टूट के चकनाचूर हो जाएंगे। तो ये इनके अंदर तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता है। ठीक है, और एक पांचवा पॉइंट लिख सकते हैं कि जैसे धातुएं मुख्यतः चालक होती हैं ऊष्मा और विद्युत की, जबकि अधातुएं क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। तो लिख देंगे अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़ करके, क्योंकि ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। तो इस चीज़ को नोट कर लेंगे, ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। ठीक है, तो अधातुएं मुख्यतः कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट को छोड़ दें, ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। तो इस तरह से हमने धातु अधातु दोनों के बारे में समझ लिया। चलें, अब हम धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें। तो क्या अंतर हो जाएगा, पहले देखिए, पहला पॉइंट लिख सकते हैं, धातुएं साधारणतया ठोस होती हैं पारे को छोड़ करके, जबकि अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। सल्फर ठोस अवस्था में, ब्रोमीन द्रव अवस्था में, और विभिन्न गैसें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैस अवस्थाओं में पाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, धातुओं में एक विशिष्ट चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं, जबकि अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, धातुओं में आघात वर्धनीयता तथा तन्यता का गुण होता है, जबकि अधातुओं में दोनों गुण नहीं होते, अधातुएं भंगुर होती हैं। अधिकांश धातुएं ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधिकांश अधातुएं ऊष्मा व विद्युत की कुचालक होती है। तो इस तरह से हम धातु धातु में ये अंतर, चार अंतर लिख सकते हैं। चलिए, अब तत्व का तीसरा प्रकार जो कि है उपधातु, मेटलॉइड्स। हम उपधातु क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, तो ऐसे पदार्थ जिनमें दोनों गुण पाए जाएं, धातु के भी और अधातु के भी, उनको हम उपधातु कहते हैं। मतलब ये दोनों गुण रखेंगे, मतलब ये ऋणायन भी बना सकते हैं, धनायन भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकते हैं। तो उपधातु वे तत्व हैं जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें अर्धधातु भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें, सेमी मेटल्स, अर्धधातु भी कहते हैं। अब कुल 7 उपधातु हैं, कुल कितने हैं, 7 उपधातु कुल हैं। तो इनका उदाहरण अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, उपधातु कुल कितने हैं, 7 हैं। उपधातु कुल 7 हैं। अब कौन कौन से हैं, सातों के नाम लिख लें। तो पहला है आर्सेनिक, जिसका संकेत होता है AS। फिर एंटीमनी,
इसका संकेत होता है Sb। फिर है जर्मेनियम, संकेत होता है इसका Ge। फिर है बोरान, संकेत है इसका B। फिर है सिलिकॉन, संकेत होता है Si। फिर है टेलुरियम, संकेत है इसका Te। और लास्ट है पोलोनियम, संकेत हो गया इसका Po। तो ये 7 उपधातु हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम, बोरान, सिलिकॉन, पोलोनियम और टेलुरियम। ये 7 उपधातुएं हैं। अब हम देखेंगे यौगिक क्या होते हैं, जिनको इंग्लिश में कंपाउंड्स कहते हैं। तो देखो यौगिक क्या होंगे, जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण हो जाता है। यानी यौगिक वे शुद्ध पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं। यौगिक शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है। और क्या होगा, ऐसा पदार्थ हो यौगिक ऐसा पदार्थ है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। अब जो यौगिक बनेगा तो जिन तत्वों से मिलकर के बना उन्हें अवयवी तत्व कहते हैं। जिन तत्वों से बना वे अवयवी तत्व कहलाएंगे। तो जो यौगिक का गुण होता है वो अवयवी तत्वों के गुण से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, यौगिक का जो गुण होगा, प्रॉपर्टी होगी, वो अवयवी तत्वों के गुणों से एकदम अलग होगा। जैसे अगर उदाहरण की बात करें H2O, जैसे H2O ले लिया। H2O एक यौगिक है क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व दिख रहे हैं। 2 तत्व दिख रहा है हमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दिख रहा है। तो इसमें हाइड्रोजन भी तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है, लेकिन जो पानी का गुण होगा, H2O का गुण होगा, वो हाइड्रोजन से भी अलग है और ऑक्सीजन से भी अलग है। दोनों तत्वों से अलग गुण रखता है H2O। ठीक है, ऐसे H2SO4, NH3, ठीक है, HCl, ये सभी यौगिक कहलाएंगे क्योंकि इनमें एक से अधिक तत्व दिख रहे हैं। कोई भी पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बना होता है उसे हम यौगिक कहते हैं। इनमें इनका अनुपात क्या है, तत्वों का अनुपात निश्चित है, हम लोग बदल नहीं सकते। H2O, पानी जब भी बनेगा H2O ही रहेगा, उसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु, 1 ऑक्सीजन परमाणु ही रहेगा। ऐसे H2SO4 में हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या फिक्स है। अमोनिया में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या फिक्स है। ऐसे HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या फिक्स है। तो एक निश्चित अनुपात में ये तत्व के परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। चलिए अब यौगिक के गुणधर्म समझते हैं कि यौगिक के क्या क्या गुणधर्म है, यौगिक की क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, गुण या विशेषता हेडिंग डाल करके इसमें पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, नंबर 1, कि जो यौगिक के गुण होंगे वो अवयवी तत्वों से बिल्कुल अलग होंगे। यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुणों से अलग होते हैं। डिफिनीशन के ऊपर भी लिख दिया, तो यहाँ पे दोबारा नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है यौगिक के गुण अवयवी तत्वों से अलग होते हैं। और क्या क्या गुण होगा कि यौगिक जो बनेगा वो तत्वों के निश्चित अनुपात में जुड़ने से बनता है। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, तत्वों के निश्चित अनुपात में जुड़ने से बनते हैं। यौगिक तत्वों के निश्चित अनुपात में जुड़ने से बनते हैं, वही डिफिनीशन वाला ही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, देखिए जब भी ये तत्व आपस में जुड़ेंगे यौगिक बनाने के लिए, यानी यौगिक बनने की जब प्रक्रिया होगी तो उसमें प्रकाश, विद्युत या ऊष्मा, इन सब का या तो अवशोषण होगा या तो उत्सर्जन होगा। जब भी यौगिक का निर्माण होगा तो ऊर्जा का अवशोषण होगा या उत्सर्जन होगा। ऊर्जा प्रकाश के रूप में भी हो सकती है, ऊष्मा के रूप में भी हो सकती है, विद्युत के रूप में भी हो सकती है। तो इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं, यौगिकों के बनने में प्रायः प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत
आदि अवशोषित या उत्सर्जित होते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हम लोग गुण या विशेषता में नोट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, देखें यौगिक में दो या दो से अधिक तत्व मिलेंगे, एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे, और इस पूरी तरह से देखेंगे तो एक शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आएगा और कैसा रहेगा, समांगी होगा। क्या होगा, ये समांगी होगा। तो जो यौगिक होते हैं ये शुद्ध पदार्थ हैं, यौगिक एक शुद्ध पदार्थ होता है और समांगी होता है। समांगी का मतलब होता है कि इसमें जो तत्वों का संगठन है जिससे मिलकर के बना हुआ है वो प्रत्येक जगह पर एक समान रहेगा। ठीक है, तो उसको हम समांगी बोलते हैं। संगठन हर जगह प्रत्येक स्थान पर एक जैसा हो तो उसे समांगी कहा जाता है। तो यौगिक एक शुद्ध पदार्थ होता है और समांगी होता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। यौगिकों का एक निश्चित गलनांक और क्वथनांक होता है। गलनांक का मतलब जिस ताप पर वो पिघल जाए, और क्वथनांक का मतलब है जिस ताप पर वो वाष्प में बदलने लगे। तो इनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, निश्चित होता है। इनका गलनांक व क्वथनांक निश्चित होता है। तो इस तरह से हम ये सभी पॉइंट यौगिक में, यौगिक के गुण में, यौगिक की विशेषता में लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग तत्व और यौगिक में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो क्या अंतर लिखेंगे, जो अभी हमने तत्व और यौगिक के बारे में समझा वही लिख देना है। तत्व के में क्या लिख सकते हैं हम लोग, पहला पॉइंट कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। यौगिक क्या होता है, यौगिक में दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु जुड़े होते हैं। तो लिखेंगे एक ही प्रकार के परमाणु से तत्व बने होते हैं। यौगिक में लिखेंगे दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं से बने होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, कुछ तत्व जो होंगे वो परमाणु के रूप में पाए जाते हैं तो कुछ अणुओं के रूप में पाए जाते हैं। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सभी जो धातुएं हैं वो परमाणु के रूप में पाई जाती हैं। और जो मुख्य अधातुएं, कई अधातुएं होती हैं जो द्रव रूप में पाई जाती हैं, गैस रूप में पाई जाती हैं, वो अणुओं के रूप में पाई जाती हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया तो परमाणु के रूप में नहीं रहेगा, O2 के रूप में रहेगा। Cl2 क्लोरीन गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, N2। तो ये सब गैसें जो होती हैं वो अणुओं के रूप में पाई जाती हैं। तो जो तत्व है वो क्या होगा, परमाणु के रूप में भी पाया जा सकता है और गैस के रूप में भी पाया जाता है, दोनों रूपों में पाया जाता है। लेकिन यौगिक परमाणु के रूप में भी और अणु के रूप में भी पाया, दोनों रूपों में पाया जाता है। तत्व क्या होगा, परमाणु के रूप में भी पाया जाएगा और अणुओं के रूप में भी पाया जाता है। लेकिन यौगिक को अगर देखें तो यौगिक सिर्फ अणु के रूप में पाए जाते हैं। यौगिक कभी तत्व के रूप में नहीं मिलेगा, परमाणु के रूप में नहीं मिलेगा। यौगिक सिर्फ अणुओं के रूप में पाए जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, यौगिक अणुओं के रूप में पाए जाते हैं। यौगिक क्या होगा, अणुओं के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कोई भी यौगिक ले लिया जाए H2O, तो ये H2O जो लिखा गया, H2O का जल का एक अणु प्रदर्शित करता है। अमोनिया गैस लिखी गई NH3, यह भी यौगिक है तो यह भी एक अणु को प्रदर्शित करता है। H2SO4 लिखा गया तो यह भी सल्फ्यूरिक अम्ल के एक अणु को प्रदर्शित करता है। तो जो यौगिक होंगे वो हमेशा अणुओं के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखें तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, तत्व को सरल पदार्थों में विघटित नहीं किया जा सकता, क्योंकि बताया गया तत्व ही क्या है, मूल पदार्थ हैं, इन्हीं से मिलकर के सभी पदार्थ बने हुए हैं। तो तत्व को सरल पदार्थों में विघटित या विभाजित नहीं किया जा सकता है। जबकि हम क्या कर सकते हैं, यौगिक को क्या कर सकते हैं, यौगिकों को अवयवी सरल पदार्थों में विघटित किया जा सकता है। जो यौगिक हैं किससे बने हुए हैं, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर के बने हुए हैं। तो इनको क्या कर सकते हैं, इनके सरल पदार्थों में, तत्वों में इनको विघटित किया जा सकता है। तो यौगिकों को क्या कर सकते हैं, सरल पदार्थों में विघटित किया जा सकता है, लेकिन तत्व को सरल पदार्थों में विघटित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग तत्व और यौगिक के अंतर को लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं अशुद्ध पदार्थ यानी कि मिश्रण, मिक्सचर के बारे में। तो
मिश्रण वे पदार्थ होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हों। दो या दो से अधिक पदार्थ ले लिया जाए, उनको किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। इसमें अनुपात से कोई लेना देना नहीं है, चाहे जैसे मिला दो, किसी को कम किसी को ज़्यादा, किसी भी अनुपात में कितनी भी मात्रा में दो पदार्थों को या दो से अधिक पदार्थों को मिला दें तो मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। जैसे चीनी और पानी को मिला दिया गया तो क्या बन जाएगा? मिश्रण बन जाएगा। जैसे क्या किया, चीनी और पानी को मिला दिया, चीनी प्लस पानी, ठीक है। नमक प्लस पानी या नमक प्लस चीनी मिला दिया, ये भी मिश्रण है, ठीक है। चावल के अंदर कंकड़ मिला दिया गया, चावल प्लस कंकड़, ये भी मिश्रण है। तो किन्हीं भी दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दिया गया तो क्या बन जाएगा? मिश्रण बन जाएगा। इसमें अनुपात से कोई लेना देना नहीं है, किसी की भी मात्रा कितनी भी हो सकती है, कम ज़्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो मिश्रण जिन पदार्थों को मिलाने से बनता है उन पदार्थों को अवयव या घटक कहते हैं। जिनसे मिला है उनको क्या कहेंगे? अवयव या घटक कहते हैं। तो मिश्रण के अंदर दो अवयव या घटक भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दो पदार्थ मिलाएंगे तो कहेंगे दो घटक हैं, तीन पदार्थों को मिला दिया कहेंगे तीन घटक है। तो अब विशेषता या गुण के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं मिश्रण के अंदर, कि मिश्रण में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, गुण होती हैं। तो मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का किसी भी अनुपात में मिलना होता है। मिश्रण के अंदर दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। तो पहला हो गया जो डिफिनीशन ही है। पहला चलिए और क्या लिख सकते हैं हम लोग मिश्रण के बारे में। तो मिश्रण के अंदर जो मिश्रण का गुण है, मिश्रण के अंदर जो विशेषताएं हैं, गुण हैं, वो उसके अवयवी पदार्थों की ही गुण पाए जाते हैं। मिश्रण के अंदर उसके सभी अवयवों के गुण पाए जाते हैं। यानी अगर चीनी और पानी से मिलकर मिश्रण बनाया गया, शरबत बनाया गया, तो शरबत के अंदर चीनी का भी गुण रहेगा, पानी का भी गुण रहेगा। अगर चीनी, नमक, पानी तीनों मिला दिया गया तो उसके अंदर पानी का गुण, चीनी का गुण, नमक का गुण सबका रहेगा। तो क्या कह सकते हैं कि मिश्रण में सभी अवयवों के गुण पाए जाते हैं। मिश्रण के अंदर सभी अवयवों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। और मिश्रण को देखें, मिश्रण को ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ठोस मिलाने से ही मिश्रण बनेगा। ठोस को ठोस में मिला के मिश्रण बना सकते हैं, ठोस को द्रव में मिला के मिश्रण बना सकते हैं, द्रव को गैस में मिला के मिश्रण बना सकते हैं, ठोस और गैस को मिला के भी मिश्रण बनाया जा सकता है। यानी मिश्रण किन्हीं भी ठोस, द्रव, गैस तीनों में से किसी को भी मिला करके मिश्रण बनाया जा सकता है। चलिए और गुण की बात करें तो और क्या क्या गुण लिख सकते हैं हम लोग, दो तीन पॉइंट और समझते हैं। देखिए मिश्रण में तो हमने समझ लिया कि मिश्रण में सभी अवयवों के गुण पाए जाते हैं और जो अवयव होंगे एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, क्योंकि डिफिनीशन ही है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी निश्चित अनुपात में मिले तो क्या लिखेंगे? मिश्रण में जो अवयव होते हैं वह क्या होते हैं? अवयव जो होते हैं वो अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं, इनका कोई अनुपात निश्चित नहीं होता है। तो अवयव अनिश्चित अनुपात में होते हैं, कोई इनके अनुपात फिक्स नहीं है, किसी भी अनुपात में इनको मिलाया जा सकता है, ठीक है। और क्या होता है? कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। चीनी और पानी को मिला दिया तो चीनी और पानी के गुण दोनों मिश्रण के अंदर रहेंगे, यानी चीनी का भी गुण रहेगा, पानी का भी गुण रहेगा, कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। अगर रासायनिक परिवर्तन होता तो चीनी और पानी अपना गुण खो देते, एक नया पदार्थ बनता और नया गुण आ जाता। तो इसका मतलब क्या है कि मिश्रण बनाने में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। तो लिख देंगे मिश्रण बनने में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। चलिए चौथा पॉइंट क्या होगा? देखिए मिश्रण का
अगर गलनांक और क्वथनांक देखा जाए तो ये अनिश्चित हो जाता है, इनका निश्चित नहीं होता, क्योंकि अनुपात ही फिक्स नहीं है। जैसे अनुपात बदल देंगे तो गलनांक क्वथनांक बदल जाएगा। तो इसीलिए जो मिश्रण का क्वथनांक और गलनांक है यह अनिश्चित होता है। तो मिश्रण का गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। चलिए और एक विशेषता या गुण समझते हैं हम लोग कि इसमें मिश्रण के अंदर जो अवयव हैं उनको हम आसानी से भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसके अवयवों को आसानी से पृथक किया जा सकता है, भौतिक विधि द्वारा भी हम लोग अलग कर सकते हैं। तो मिश्रण के अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने मिश्रण के बारे में समझ लिया, मिश्रण के गुण समझ लिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मिश्रण कितने प्रकार का होता है। तो मिश्रण को दो वर्गों में बांटा गया। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर और विसमांगी मिश्रण हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और समांगी मिश्रण क्या होगा कि ऐसा मिश्रण जिसमें उसके जितने भी अवयव हैं उन वे प्रत्येक स्थान पर एक समान रूप से वितरित हो, या मिश्रण के प्रत्येक भाग में एक समान रूप से वितरित हो अगर, तो उसे हम क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण कहेंगे। और जब एक समान रूप से वितरित होने की वजह से क्या होता है कि उसके जो कण होते हैं, अवयवी कण जो होते हैं, अवयव होते हैं, घटक होते हैं, वो अलग अलग हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो क्या डिफिनेशन लिख सकते हैं? ऐसे मिश्रण जिसके अवयव प्रत्येक स्थान पर एक समान रूप से वितरित होते हैं, इनके अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे नमक और पानी का मिश्रण, नमक को पानी में अगर घोल दिया जाए या चीनी को पानी में घोल दिया जाए तो क्या होगा? ये नमक या चीनी के कण पूरी तरह से पानी के अंदर एक समान रूप से फैल जाएंगे, वितरित हो जाएंगे, और इनके कणों को हम लोग अलग अलग नहीं देख पाएंगे। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण बोलते हैं। विसमांगी मिश्रण क्या होगा? इसके जस्ट विपरीत हो जाएगा कि मिश्रण के अवयव प्रत्येक भाग में एक समान रूप से वितरित नहीं होंगे और अवयवों को हम अलग अलग देख सकते हैं। जैसे पानी के अंदर बालू मिला दिया गया, पानी के अंदर क्या मिला दिया? बालू मिला दिया, रेत मिला दी गई, तो ये बालू, मिट्टी या रेत के कण जो भी होंगे वो अलग अलग दिखाई देंगे हमें, तो इसे हम क्या कहेंगे? विसमांगी मिश्रण कहेंगे। चलिए अब हम लोग मिश्रण और यौगिक में अंतर बता सकते हैं कि मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर होता है। तो ये जितने भी अंतर बताए जा रहे हैं सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो मिश्रण और यौगिक में देखें, पहला अंतर क्या हो जाएगा? जो मिश्रण में हमने क्या कहा कि एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिला दो तो मिश्रण बन जाते हैं, तो मिश्रण में हम लिखेंगे मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। यौगिक में क्या होता है? इसमें तत्व मिले होते हैं, एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, तो लिख देंगे एक से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। फिर मिश्रण में आ जाएंगे, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? मिश्रण में अवयवी पदार्थों के सभी गुण पाए जाते हैं। तो मिश्रण में जिन अवयवी पदार्थों से मिश्रण बना होता है उन सभी पदार्थों के गुण मिश्रण के अंदर मौजूद रहते हैं, क्योंकि कोई रासायनिक परिवर्तन होता नहीं है, तो सभी पदार्थों के गुण मिश्रण के अंदर पाए जाते हैं। जबकि यौगिक में क्या होगा कि यौगिक जो तत्वों के संयोग से बनता है तो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, एक नया पदार्थ बन जाता है, तो यौगिक के अंदर किसी भी तत्व के गुण नहीं पाए जाएंगे, जिनसे वो मिल करके बना है उनके गुण नहीं पाए जाएंगे। उन तत्वों से यौगिक का गुण जो होगा बिल्कुल अलग होगा। तो यौगिक के गुण अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं। फिर हम लोग मिश्रण में क्या लिख सकते हैं? मिश्रण के जो अवयव हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं? भौतिक विधियों द्वारा पृथक कर सकते हैं। जबकि जो हमारे यौगिक हैं, तो यौगिक में जो जिन तत्वों से मिलकर के यौगिक बना है उन अवयवों को, उन तत्वों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि किसी यौगिक H2O ले लिया हमें उसमें भौतिक विधि से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग कर लें, ऐसा संभव नहीं है। तो ये हो गया मिश्रण और यौगिक में अंतर। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक्स को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो इस चैप्टर में 2 वीडियोज़ और आएंगी, तो 3 वीडियो मिला करके ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा।